नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से ही उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज़ में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 24। आज का जो हमारा विषय है वह आज हमारा उत्तराखंड की भाषा और साहित्य का हम पार्ट नंबर 1 यहाँ पर देखने वाले हैं कि उत्तराखंड की भाषा और साहित्य में किस किस प्रकार के क्या क्या टॉपिक्स आते हैं तथा उसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस हमको वहाँ पर देखने को प्राप्त होंगे। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं हमारे पेड कोर्सेज के लिए, जो कि ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एंड बीपीएससी की तैयारी के साथ साथ यूपीएससी, इफ़को, ईपीएफको तथा अन्य यूपीएससी की आप एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8564880530 पर या 9696066089 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए हमारे साथ। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड की भाषा एवं उत्तराखंड के साहित्य। यदि उत्तराखंड के भाषा और साहित्य की चर्चा की जाए तो उत्तराखंड में कई भाषाएं एवं बोलियां प्रचलित हैं। सामान्यतः उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को पर्वतीय, पहाड़ी या उत्तरांचली कहते हैं। और हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण और ब्राह्मण पुराण में जिसे उत्तर कुरु प्रदेश एवं उसकी आर्य भाषा का उल्लेख मिलता है, वही क्षेत्र आपका उत्तराखंड का क्षेत्र कहलाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड पूर्ण रूप से एक देवभूमि स्थल है। तो आपको ज्ञात होगा कि यदि किसी धर्म से संबंधित है तो वहाँ की भाषा समूह आप उसके प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण और ब्राह्मण पुराण में जो उत्तर कुरु प्रदेश की संज्ञा दी गई है, उसी के ही आज उत्तराखंड उसी को ही माना जाता है, या उसे ही आज बोल सकते हैं कि उत्तराखंड की भाषा आर्य भाषा के रूप में उसका जो उल्लेख मिलता है उसी में इसको माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की भाषा। यदि उत्तराखंड की भाषा की बात की जाए तो उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी तथा द्वितीय राजकीय भाषा संस्कृत है। यानी कि प्रथम राजकीय भाषा आपकी हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा आपकी संस्कृत है। और सन 2009 में उत्तराखंड भाषा संस्थान, यानी कि सन 2009 में उत्तराखंड भाषा संस्थान तथा उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना की गई तथा इन संस्थानों का जो मुख्य कार्य है वो हिंदी एवं अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार, शोध, अनुवाद, साहित्य संग्रह, सरकारी गजट का अनुवाद करना आदि है। और 2011 में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के नाम को हिंदी एकेडमी के नाम के आगे लगा दिया गया है। तो अब जो हिंदी एकेडमी है वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी एकेडमी के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड की यदि हम बोली की बात करें तो उत्तराखंड की जो बोली भाषा संस्थान है वह उसका जो केंद्रीय कार्यालय का प्रारंभ दिसंबर 2016 में गोचर चमोली में किया गया। कहाँ किया गया? गोचर चमोली में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड प्रदेश में बोली भाषाओं के साहित्य सृजन में सहायता करना है तथा संस्थान के 4 संकलन केंद्र श्रीनगर, देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, यानी कि 4 संकलन क्षेत्र हैं आपके। कहाँ कहाँ पर हैं तो आप देख लीजिएगा, श्रीनगर, देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 4 संकलन क्षेत्र में हैं और इन पर बनाए जाने की योजना अभी प्रस्तावित है। इसी के साथ साथ हिंदी भाषा की उपभाषाओं की बात करें तो राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पहाड़ी हिंदी की 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 8 बोलियां आ जाती हैं, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियों की यदि हम चर्चा करें तो पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी एवं पश्चिम पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिम पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। यदि उपभाषाओं की हम बात कर रहे थे जिसके अंतर्गत 8 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 8 बोलियां आती हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड राज्य का लगभग पूरा क्षेत्र मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है और मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोलियां बोली जाती हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य उत्तराखंड का जो क्षेत्र है
जो आपका उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गढ़वाली या कुमाऊनी बोलियां बोली जाती हैं। इसी के साथ साथ राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी हिंदी, नेपाली का अतिरिक्त पंजाबी, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। मतलब राज्य में गढ़वाली लैंग्वेज, कुमाऊनी हिंदी, नेपाली के अतिरिक्त पंजाबी, बांग्ला, उर्दू प्रकार की जो भाषाएं हैं वह भाषाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों भाषा के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम आम लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं देवनागरी लिपि। इसी के साथ साथ मचकुमैया पृथक बोली न होकर गढ़वाल और कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक मिश्रित प्रकार की बोली है, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों बोलियों का मिश्रण है। अब क्वेश्चन अगर आ गया कि भैया ऐसी कौन सी बोली है जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों का मिश्रण है, तो वह आपकी मचकुमैया बोली। कौन सी है? मचकुमैया बोली। आइए बात करते हैं कुमाऊनी भाषा की बोली की। तो चलिए शुरू करते हैं कुमाऊनी भाषा की बोली। कुमाऊनी भाषा मैदानी और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में बोले जाने वाली एक बोली है, जिसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है इसका विकास? शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। कुछ अन्य वर्ग कुमाऊनी का विकास दरत, खस, पेचाशी तथा प्राकृत से मानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अन्य वर्ग हैं वह कुमाऊनी का विकास दरत, खस, पेचासी व प्राकृत से मानते हैं। इसी के साथ साथ लोकरत्न गुमानी पंथ साहित्य कुमाऊनी के आदि कवि माने जाते हैं और गंगादत्त उप्रेती कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जो लोकरत्न गुमानी पंथ हैं वह साहित्य कुमाऊनी के आदि कवि माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, साहित्य कुमाऊनी के आदि कवि लोकरत्न गुमानी पंथ हैं और गंगादत्त उप्रेती कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको IMP लगा लीजिएगा आप। इसी के साथ साथ भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर तिलोक चंद पांडे के अनुसार उच्चारण, ध्वनि, तत्व, रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी भाषा को 4 भागों में विभाजित कर इसकी प्रमुख 2 बोलियां निर्धारित की गई हैं। आइए देख लेते हैं कि कुमाऊनी भाषा के कौन कौन से 4 भाग हैं। पहला है आपका पूर्वी कुमाऊनी भाग। यदि पूर्वी कुमाऊनी की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत अस्कोटी, सिराली, सोरियाली, कुमैया, कुमाई पूर्वी कुमाऊं की 4 प्रमुख बोलियां आती हैं, जिनका हम यहाँ पर डिटेल्स आपको देने वाले हैं। तो देख लेते हैं अस्कोटी के बारे में। अस्कोटी पिथौरागढ़ जनपद में सीरा क्षेत्र के उत्तर पूर्व में अस्कोट के आसपास बोले जाने वाली एक भाषा है, एक बोली है जिसे अस्कोटी कही जाती है। इस पर सिराली, नेपाली, जोहारी बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है। इसी के साथ साथ कुमैया, कुमाई, यह नैनीताल से लगे काली कुमार क्षेत्र में बोली जाती है और यह बोली उत्तर में सरयू, पनार, पूर्व में काली, पश्चिम में देवीधुरा, दक्षिण में टनकपुर क्षेत्र में बोले जाने वाली एक बोली है। इसी के साथ साथ अगला है आपका सिराली। यदि सिराली की चर्चा की जाए तो सिराली बोली सीरा क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में अस्कोटी के पश्चिम और गंगोली के पूर्व में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अस्कोटी के पश्चिम और गंगोली के पूर्व में आपको देखने को मिल जाएगी। अगला है आपका सोरियाली। यदि सोरियाली की चर्चा की जाए तो सोरियाली पिथौरागढ़ जिले के सोर परगने में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है। इसके अतिरिक्त यह दक्षिण जोहार तथा पूर्वी गंगोली क्षेत्र में भी बोली जाती है सोरियाली। ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो यह हो गया आपका पहला वाला पूर्वी कुमाऊनी। आइए शुरू करते हैं सेकेंड पॉइंट, पश्चिमी कुमाऊनी। पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत चौगरखिया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि चौगरखिया की बात की जाए तो यह चौगरखा क्षेत्र में बोली जाती है और यह क्षेत्र काली कुमाऊं तथा उत्तर पश्चिम से लेकर तारामंडल परगने तक फैला है। इसके अंतर्गत रीठागढ़, रंगोट, दारुण, सालम और लखनपुर पट्टियाँ इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगला है आपका खस परजिया। यदि खस परजिया की यदि बात की जाए तो खस परजिया अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने में बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, खस परजिया अल्मोड़ा के 12 मंडल में बोली जाती है और यह मुख्य रूप से खस जाति द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसका नाम खर्च परजिया या खस परजिया पड़ा है। इसी के साथ साथ अगली बोली है पछाई। तो पछाई की यदि बात करें तो पछाई अल्मोड़ा के पछाऊ क्षेत्र में बोले जाने वाली एक बोली है। इस बोली के मुख्य केंद्र फल्दकोट, रानीखेत, चौखटिया, द्वाराहाट, मासी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका रो चौभेसी। यदि रो चौभेसी की यदि बात की जाए तो यह उत्तर पूर्वी नैनीताल के रो और चौमेसी क्षेत्र में बोली जाने वाली एक बोली है। ध्यान रखिएगा, रो चौभेसी उत्तर पूर्वी नैनीताल के रो और चौमेसी क्षेत्र में बोली जाने वाली एक बोली है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका गंगेली।
यदि गंगेली की बात की जाए तो गंगेली गंगोली हाट के आसपास बोली जाती है, जिसमें बड़ाऊ, पुंगगांव, अठगांव, कुलेश्वर तथा बेल आदि पट्टियाँ आती हैं। यानी कि कौन कौन सी? बड़ाऊ, पुंगगांव, अठगांव, कुलेश्वर, बेल आदि पट्टियाँ गंगेली के अंतर्गत आती हैं। अगला है आपका दनपुरिया। यदि हम दनपुरिया की यदि बात करें तो दनपुरिया में अल्मोड़ा के दानापुर परगना में बोले जाने वाली एक बोली है। कहाँ पर? अल्मोड़ा के दानापुर परगना में बोले जाने वाली एक बोली है। इस पर गंगोली, सिराली तथा भोटिया बोलियों का प्रभाव है। तो ये हुआ समाप्त। आइए शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट, उत्तरी कुमाऊनी। देखिए, इतनी डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है, और आप सभी को पता होगा कि हमारे वीडियो शुरू से फ्री रहे हैं, और इसके लिए हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अधिक से अधिक आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि उत्तरी कुमाऊनी क्षेत्र की यदि चर्चा की जाए तो यह जोहार उत्तरी कुमाऊनी की एक बोली है, और कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक बोली है, जहां जोहारी पर तिब्बती भाषा का प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ तिब्बती भाषाओं के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको जोहारी में इंक्लूड मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जोहार व कुमाऊं के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के भोटिया लोग भी जोहारी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि जोहार और कुमाऊं के उत्तरी सीमा के, जो उत्तरी सीमा है ना याली, इस सीमा के लोग भी जोहारी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपको तिब्बती भाषा के भी कुछ शब्द आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। आइए फोर्थ देख लेते हैं, दक्षिणी कुमाऊनी। यदि दक्षिणी कुमाऊनी की चर्चा की जाए तो यह नैनीताल कुमाऊनी दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत की बोली है। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल के चारों ओर चौमेसी पट्टियों, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्र में बोले जाने वाली एक बोली है। इसी के साथ साथ नैनीताल कुमाऊनी को कुछ स्थानों पर नेड़तिलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेड़तिलिया भी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं अगला पॉइंट, पूर्व तथा पश्चिमी कुमाऊनी के मध्यांतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पर टेबल बनाई है ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। पूर्व तथा पश्चिमी कुमाऊनी के मध्यांतर। पूर्व कुमाऊनी और पश्चिमी कुमाऊनी पर देख लेते हैं। पूर्व में न का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर न के स्थान पर अण का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्व में न और पश्चिम में अण। जैसे उदाहरण में पानी, यानी, नान, धून और बोनी। अब जैसे पश्चिमी है तो उसको पानी, स्योणी, नाण, द्वीड़ और बींडी बोलेंगे। मतलब यहाँ पर ण का प्रयोग बहुत अधिक रूप से किया गया है। इसी के साथ साथ शब्दांत में ल की ध्वनि आपको देखने को मिल जाएगी, और शब्दांत में ल की जगह आपको ई और ऊ की ध्वनि आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि भोल, काल, भिरालू, परंतु आपको यहाँ भोव, काव, बिराऊ, मतलब यहाँ पर आपको ई प्लस ऊ, ध्यान रखिएगा, ई प्लस ऊ की ध्वनि आपको देखने को यहाँ पर अधिक मिल रही है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियाँ। शुरू करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियों में। पहला है आपका मचकुमैया। मचकुमैया कुमाऊं तथा गढ़वाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक बोली है, और यह कुमाऊनी गढ़वाली का मिलजुला एक रूप माना जाता है। अगला है आपका गोरखाली बोली। गोरखाली बोली नेपाल से लगे क्षेत्र तथा अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर गोरखों द्वारा बोली जाती है। यहाँ नेपाली भी बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेपाली भी बोली जाती है। अगला है आपका भावरी। यदि भावरी की यदि बात की जाए तो भावरी चंपावत के टनकपुर से ऊधम सिंह नगर, उसी का नाम मतलब है ऊधम सिंह नगर, काशीपुर तक भावरी बोली आपको देखने को मिल जाएगी कि चंपावत के टनकपुर से लेकर ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह नगर से लेकर काशीपुर तक भावरी बोली बोली जाती है। अगली है आपकी शोका। शोका पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र शोका बहुल क्षेत्र है, जो कि शोका बोली बोली जाती है। इसी के बाद राजी की यदि बात करें तो राजी पिथौरागढ़ का स्कोट, धारचूला, डोडीहाट के आसपास बनरोत लोग राजी बोली बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बनरोत लोग हैं वह राजी बोली बोलते हैं। इसी के साथ साथ अगली बोली है बोक्साड़ी। यदि बोक्साड़ी की यदि बात की जाए तो कुमाऊं के दक्षिणी छोर पर रहने वाली बोक्सा जनजाति के लोग बोक्साड़ी बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? बोक्साड़ी बोली बोलते हैं, जबकि इसी भाग में थारू लोग अपनी बोली भी बोलते हैं। पंजाबी की यदि बात करें तो कुमाऊं का दक्षिणी भाग, जो कि भूभाग सिख से बहुल है, जहाँ पर जसपुर, बाजपुर, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्र में पंजाबी भाषा लोग पंजाबी बोली का प्रयोग करते हैं, और इस पंजाबी बोली में खड़ी बोली के क्रियारूप साहित्यिक हिंदी के समान माने जाते हैं। यानी कि जो पंजाबी बोली है उसमें जो खड़ी बोली होती है हिंदी की, उसके जो क्रियारूप होते हैं वो साहित्यिक हिंदी के समान माने गए हैं। अगली भाषा है हमारी बांग्ला।
यदि बांग्ला की बात की जाए तो बांग्ला कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बंगाली लोगों का भी निवास है जो कि बांग्ला भाषा को बोलते हैं। तो ये थी कुमाऊनी की कुछ भाषाएं। आइए देख लेते हैं कुमाऊनी की भाषाओं की विशेषताएं कि वो किस प्रकार से आप उनको पहचान सकते हैं कि भैया जैसे अब किसी को पहचानना तो नहीं होता है, मतलब एग्जाम्स के थ्रू यदि हम देखें तो स के स्थान पर श का प्रयोग करते हैं, स के नाम पर श का प्रयोग करते हैं। इस बोली पर अवधी बोली का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा कि जो कुमाऊनी की विशेषता है उसमें अवधी बोली का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुवचन बनाने के लिए अवधी के समान न जोड़ा होता है, जैसे लड़का एक वचन और लड़कन बहुवचन। अब लड़का और लड़कों, जैसे अगर नॉर्मल देखें तो लड़का और लड़कों, लड़का मतलब एक वचन, लड़कों मतलब बहुवचन, परंतु यदि हम उसको इस बोली में देखें तो लड़का एक वचन होता है और न लग जाता है पीछे लड़कन, मतलब बहुवचन में कई संख्या में लड़के हो सकते हैं, तो यहाँ पर न का प्रयोग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ कुमाऊनी में आकारांत हो जाते हैं, जैसे गया को गयो, पाया को पायो, लाया को लायो। जैसे गयो, हु गयो मतलब वो गया, हु पायो मतलब वो पाया, तो पाया को पायो, गया को गया बोलते हैं, मतलब ओ का यहाँ पर उक्रांत किया जाता है। इसी के साथ साथ राजस्थानी के प्रभाव के कारण उपसर्ग ने के स्थान पर ल या ले तथा के स्थान पर थे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अदिति ने कहा, अदिति लूकों चेला से पूछा ज्वाला थे पूछो। ध्यान रखिएगा, अदिति लूकों चेला से पूछा ज्वाला थे पूछो, मतलब एक आपको मैंने उदाहरण दिया है सीधा सा राजस्थानी बोली के रूप में कि भैया अदिति ने कहा, अदिति लूकों चेला से पूछा ज्वाला थे पूछो, मतलब अदिति ने कहा को क्या बोल रहे हैं वो, अदिति लूकों, मतलब अदिति लू को, अब ने को कुल्लू बना दिया, कहा को बना दिया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अदिति ने कहा तो अदिति लू को। और इसी के साथ साथ चेला ने पूछा तो च्वाला थे पूछो, मतलब चेला ने पूछा, चेला से पूछ रहे हैं तो वो उनको क्या बोलेंगे, च्वाला थे पूछो। तो ये आपको राजस्थानी प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इसकी क्रिया रूप में ओ तथा आ तथा ई भूतकाल के और ल वर्तमान एवं भविष्य काल के गोथक आपको मिल जाएंगे, मतलब जिन वर्ड में ओ आ ई ये भूतकाल के हैं और ल और के अगर आपको मिल जाएंगे तो ये भविष्य काल के गोतक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ संख्यावाचक शब्दांत तू में आने वाला वह ह वर्ण का कुमाऊनी में लोप हो जाता है, जैसे 12, 13, 14, 15, 16 आदि। ध्यान रखिएगा, मतलब तू वाला जो वर्ड है उसमें ह वर्ण का इसमें लोप हो जाता है तो वह ऐसे शब्द बन जाते हैं। इसी के साथ साथ प्रायः अन्यत्य न का न हो जाता है, जैसे अनन्य हो गया वो, जैसे वन का वण, अपना का अपना, अपना को अपना मतलब सपना को सपना, मतलब ऐसा होता है ना, न को क्या कर रहे हैं अण और ना को अणा, मतलब सीधी सी बात है न की जगह अणा का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ ढ की जगह अड हो जाता है, जैसे गढ़वाल तो गढ़वाल, गढ़वाल गढ़वाल। गढ़वाल कुमाऊनी भाषा का है, ध्यान रखिए कुमाऊनी बोली में बोला गया है। और चंद्रमा कुमाऊनी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, जिसे जून दौड़ी कहा जाता है। जून दौड़ी किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जून दौड़ी आपका चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। आइए बात करते हैं कुमाऊनी लोक साहित्य की। तो चर्चा करेंगे हम कुमाऊनी लोक साहित्य के बारे में कि कुमाऊनी लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। अब कोई सा भी लोक साहित्य उसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं, एक होता है लिखित साहित्य और एक होता है आपका मौखिक साहित्य। तो हम देखेंगे लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य के यहाँ पर डिटेल्स। शुरू करेंगे लिखित साहित्य से। लिखित साहित्य डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी की पत्रिका गुमानी ज्योति के अनुसार चंद राजा थोहर चंद के 990 ईस्वी में सुई चंपावत के ताम्रपत्र से 10वीं सदी में कुमाऊनी भाषा के प्रतिष्ठित होने की जानकारी प्राप्त होती है और कुमाऊनी में लिखित साहित्य का प्रारंभ 1800 ईस्वी के बाद शुरू हुआ, जिसमें महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा के प्रथम तिथि युक्त अभिलेख दिगास अभिलेख 1105 से 1206 के अनुसार कुमाऊनी भाषा का विकास संस्कृत के अपभ्रंश से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो 1105 से 1206 का जो अभिलेख दिगास है, दिगास अभिलेख जो है उसमें कुमाऊनी भाषा का जो विकास है वह संस्कृत के अपभ्रंश से माना गया है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कुमाऊनी भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में गुमानी पंत, कृष्ण पांडे, चिंतामणि जोशी, गंगा दत्त उप्रेती, शिवदत्त सती, ज्वाल दत्त जोशी के नाम आपको प्रमुख देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ वर्ष 1871 वर्षा नहीं है, ध्यान रखिएगा वर्ष है वो
वर्ष 1871 में प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार व 1918 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले शक्ति साप्ताहिक कुमाऊनी साहित्य के विकास में अधिक योगदान रहा है। राज्य में शेरसिंह बिष्ट अनपढ़ के प्रभाव से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की कुमाऊनी भाषा में शिल्प तथा कथ्य दोनों में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मथुरादत्त मठपाल ने कुमाऊनी भाषा में दूध बोली नामक पत्रिका का संपादन किया। अब दूध बोली नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो आपको ज्ञात होना चाहिए मथुरादत्त मठपाल ने कुमाऊनी भाषा में दूध बोली नामक पत्रिका का संपादन किया। बरूच सुमित्रानंद पंत की कुमाऊनी भाषा की एक विख्यात कविता ध्यान रखिएगा, जो बरूच है वह सुमित्रानंद पंत की कुमाऊनी भाषा की विख्यात कविता मानी गई है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है हमारा मौखिक साहित्य। अभी हमने देखा लौकिक साहित्य, अब शुरू करेंगे हम मौखिक साहित्य। यदि मौखिक साहित्य की चर्चा की जाए तो मौखिक लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कथाएं आदि को शामिल किया जाता है। मतलब लोक कथा, लोक गाथा और लोकगीत को मौखिक साहित्य में इंक्लूड किया जाता है। और कुमाऊनी लोक साहित्य में मुहावरों, पहेलियाँ, लोकोक्तियों का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। पहेलियों को स्थानीय भाषा में आड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहेलियों को स्थानीय भाषा में आड़ कहा जाता है। और कुमाऊनी भाषा की प्रमुख लोक गाथा मालूशाही और रमोल है। ध्यान रखिएगा, मालूशाही और रमोल आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ डॉक्टर गुरुदत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत व यमुना दत्त वैष्णव ने कुमाऊनी लोक गाथा मालूशाही का पुस्तक का रूप दिया है। और पौराणिक लोक गाथाओं के जागर, वीर गाथाओं को भड़ो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो पौराणिक लोक गाथाएं हैं उनको जागर कहा जाता है और वीर गाथाओं को भड़ों कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया भड़ों और जागर किसको कहा जाता है, तो क्रमशः भड़ों वीर गाथाओं को और जागर आपको लोक गाथाओं को कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो पौराणिक लोक गाथाएं हैं वह जागर और जो वीर गाथाएं हैं उनको भड़ों कहा जाता है। जैसे कि वल्थ, मसाण, गध, नाथ, एडी, सेम आदि प्रमुख लोक धार्मिक गाथाएं आपको देखने को मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं, कुमाऊनी बोली समाप्त हो चुकी है, यहाँ पर एंड हो चुका है। मुझे आशा होगी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गढ़वाली भाषा बोली के बारे में। यदि गढ़वाली भाषा या बोली की बात की जाए तो गढ़वाल भाषा मैदानी क्षेत्र, उत्तरी सीमांत एवं जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। विद्वानों ने टिहरी, श्रीनगर के आसपास की बोली साहित्य रचना हेतु को मानक गढ़वाली भाषा माना है। क्या माना है? मानक गढ़वाली भाषा माना है। इसी के साथ साथ गढ़वाली भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, जो कि 1455 ईस्वी में पंवार शासक जगतपाल देव के देवप्रयाग ताम्रपत्र से इसकी पुष्टि होती है। ध्यान रखिएगा, जो जगतपाल देव हैं उनके जो देवप्रयाग ताम्रपत्र है उससे इसकी पुष्टि होती है कि जो गढ़वाली भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ये हिस्टोरिकल है, ये एक हिस्ट्री संबंधित है, याद रखिएगा इसको। मैंने पढ़ाया भी हिस्ट्री वाले वीडियो में कि जो पंवार शासक जगतपाल देव हैं उनका जो देवप्रयाग में ताम्रपत्र मिला है उसमें हमको प्राप्त होता है कि जो गढ़वाली भाषा है वह देवनागरी लिपि से संबंधित है या देवनागरी लिपि की है। कुछ विद्वानों खस के गढ़वाल में निवास करने के कारण गढ़वाल भाषा की उत्पत्ति दरद या खस से मानते हैं। अधिकांश विद्वान जो हैं वो गढ़वाल भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं? शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। और मैक्स मूलर ने साइंस ऑफ लैंग्वेज नामक पुस्तक, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, मैक्स मूलर ने साइंस ऑफ लैंग्वेज नामक अपनी पुस्तक में प्राकृतिक गढ़वाली भाषा को एक रूप माना है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक में गढ़वाली भाषा को एक रूप माना है। आइए देख लेते हैं गढ़वाली भाषा की प्रमुख बोलियां। यदि गढ़वाली भाषा की प्रमुख बोलियों की बात की जाए तो गढ़वाली को श्रीनगरी, नागपुरिया, दसोलिया, बड़ाधी, बधानी, राठी, सलानी, मांझ कुमेयो, गंगपरिया, लोहब्या वर्गों में विभाजित किया गया है। श्रीनगरी की यदि बात की जाए तो श्रीनगरी एक उपबोली है जो पौड़ी जनपद के श्रीनगर, देवल और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर, देवल और निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी के साथ साथ नागपुरिया की यदि बात की जाए तो नागपुरिया उपबोली चमोली के नागपुर पट्टी और उसके उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी के साथ साथ दसोल्य की यदि चर्चा की जाए तो दसोल्य नागपुर पट्टी के साथ संलग्न दसोली पट्टी में बोली जाती है। अगली है आपकी बधानी। बधानी की यदि बात करें तो बधाड़ी उपबोली पिंडर और मंदाकिनी नदी के मध्य क्षेत्र में बंधारण पट्टी में बोली जाती है। बंधारण पट्टी में बोली जाती है। अगली है आपकी राठी, दूधा, तोली। थोड़ा जूम करते हैं इसको। ये चलिए देखते हैं
राठी दूधा तोली। तो राठी दूधा तोली की यदि बात की जाए तो बिनसर, थलीसैंण के चांदपुर और देवलगढ़ सहित चौनकोट के 30 गांव में यह उपबोली बोली जाती है। सलाड़ी में सलाव क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। इसके साथ साथ मांझ कुमेया में यह उपबोली कुमाऊं के संलग्न गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें कुमाऊनी के शब्दों के मिश्रण के कारण इसे मांझ कुमेया कहा जाता है। गंगपरिया टिहरी क्षेत्र में बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। लोहब्या 8 क्षेत्र से संलग्न लोहा पट्टी, रत्नेसर तथा गैरसैंण के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। गैरसैंण के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये थी कुछ बोलियाँ। आइए बात करते हैं गढ़वाल भाषा की कुछ विशेषताओं की, जिनसे हमको ज्ञात हो सकेगा कि ये बोली या भाषा गढ़वाली है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़वाली भाषा में देश के कुछ अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिनका मूल कारण देश के कोने कोने से तीर्थयात्रियों का यहाँ आना है, जिसके कारण गढ़वाली भाषा में आपको अनेक अन्य राज्यों की भी भाषाओं का मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हिंदी के मूल स्वरों के अलावा कई अन्य स्वरों का भी अस्तित्व है। इनके अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। किस पर आधारित है? हिंदी खड़ी बोली पर आधारित। ध्यान रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। न के स्थान पर अण का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, न के स्थान पर अण का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। और लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित यहाँ पर नियम नहीं है। ध्यान रखिएगा, लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम आपको नहीं दिया गया है। लिंग निर्धारण प्रायः पद निर्माण की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है और शब्दों से जुड़े हुए प्रत्ययों के अनुसार स्त्रीलिंग व पुल्लिंग वाक्य की रचना होती है। ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाक्य की जो रचना होती है वो शब्दों में जो प्रत्यय जुड़े होते हैं उनके अनुसार होती है। देख लेते हैं। जैसे सभी मूल स्वरों के अनुनासिक रूप में मिलते हैं, जैसे अध्यारों, बिजड़ों, लोण, दुंगी, मेड़ा, नोड़, चोल, ओणा, मेन आदि, ये क्या है? ये अनुनासिक स्वर के रूप में आपको देखने को गढ़वाली बोली में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ एक इसकी अधिकता है जो कि है बलात्मक स्वराघात की। ध्यान रखिएगा, बलात्मक स्वराघात की एक अधिकता है और कभी कभी विशेषणों में गुणाधिक्य प्रकट करने के लिए स्वराघात उत्पन्न होता है। जैसे मीठो अत्यधिक मीठा, लाउल अत्यंत लाल। जैसे अत्यधिक मीठा अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिठ्ठो। गढ़वाली में उसको मिठ्ठो बोला जाएगा। लाउल को अत्यंत लाल बोला जाएगा, मतलब जो अत्यंत लाल है उसको लाउल बोला जाएगा। इसी के साथ साथ संख्यावाचक विशेषज्ञों में स्वागत की अपेक्षा ध्वनिगत वैशिष्ट्य अधिक होती है। जैसे 11 को 11, 12 को 12 कहते हैं। मतलब जो संख्या विश्लेषण होते हैं ना, उनमें ध्वनि की विशेषता अधिक होती है। मतलब स्वर को यहाँ पर हर जगह डिपेंड किया जाता है। मतलब जो बोली होती है उसमें स्वर को हमेशा ऊपर टंग पे लिया जाता है, ऊपर जीवान पे लिया जाता है। जैसे 11 तो 11 को 11 बोलेंगे, 11। 12 को 12 कहा जाएगा। इसी के साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ देख लेते हैं। तो पहला है आपका खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की, देहरादून आदि नगरों में खड़ी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों में हरियाणवी खड़ी बोली बोली जाती है। अगला है आपका जौनसारी। तो जौनसारी गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थान तथा देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में बोली जाने वाली यह बोली है। भोटिया बोली चमोली गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में भोटिया के जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली एक बोली है। ये हो गया आपका गढ़वाल की प्रमुख बोलियाँ। आइए देख लेते हैं गढ़वाली लोक साहित्य को। इसमें भी हम देखेंगे गढ़वाली लोक साहित्य में वही दो प्रकार, लिखित और मौखिक साहित्य। शुरुआत करेंगे लिखित साहित्य से। चलिए शुरू करते हैं लिखित साहित्य। लिखित साहित्य में सामान्य रूप से गढ़वाली साहित्य का आरंभ 1750 ईस्वी में माना जाता है, जबकि श्यामचंद्र नेगी महाराज सुदर्शन शाह 1815 से 56 के द्वारा गढ़वाली में लिखित गोरखबाणी इसका प्रारंभ मानते हैं। इसी के साथ साथ गढ़वाली के प्रमुख कवियों में हरिकृष्ण, दुर्गादत्ती रुडोला, हर्षपुरी, भजन सिंह, लीलानंद कोचनाला के नाम क्या थे? भजन सिंह द्वारा लिखित सिंहनाद कविता के नाम नहीं थे, ये क्या हटा देना, नाम थे। भजन सिंह द्वारा लिखित सिंहनाद कविता गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा मानी जाती है। मतलब जो सिंहनाद कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भजन सिंह द्वारा लिखी गई है और गढ़वाली साहित्य में लिखी गई है। इसी के साथ साथ गढ़वाली काल का प्रारंभ गढ़वाली पत्र टिहरी से प्रकाशित होता है और काव्य के विभिन्न अंगों, रस, छंद, अलंकार, भाव, माधुर्य आदि से गढ़वाली लोक साहित्य परिपूर्ण है और भगवती पंथरी प्रसाद द्वारा लिखित हिंदलांसी गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, भगवती पंथरी प्रसाद द्वारा हिलांसी गढ़वाली जो साहित्य का एक अनमोल हीरा मानी जाती है। अब राइटर और मैंने आपको पहले दे चुका हूँ, मैं बार बार इसको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। भवानी प्रसाद थपलियाल ने आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक
जय विजय 1911, भक्त प्रहलाद 1914 की एक रचना की है। और चंद्र राजा रुद्रचंद्र देव ने उषा रागोदिया एवं ययाति चित्ती नामक नाटक की रचना 1582 में की। कब की? 1582 में की। और गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना प्रमुख साहित्यकार दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाले, घनश्याम रतुड़ी आदि के प्रयासों से आपको देखने को मिलेगी। साथ में पंवार युग में राजभाषा रही गढ़वाली में ढोल सागर, सेद्धाली, ढुकोण आदि हस्तलिखित ग्रंथों की रचना भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ चेतावनी, हरिकृष्ण दोगादत्त, विरह, लीलानंद कोटनाला, बुरो संग, हर्षपुरी आदि गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी आपकी लिखित साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं और उसके बारे में कुछ डिटेल। आइए देख लेते हैं। अगला है मौखिक साहित्य। मौखिक साहित्य में गढ़वाल में कुछ प्रमुख विधाएं जो कि ऐतिहासिक लोक गाथाएं, पवाड़े तथा पौराणिक लोक गाथाएं, जागर इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? पवाड़े व जागर इसके अंतर्गत आती हैं। लौकिक लोक गाथाओं को वीरतापूर्ण गाथाओं और प्रणय गाथाओं के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें प्रमुख वीरतापूर्ण गाथाएं तिलू रोतेली, उदी कफू चौहान, गढ़ू सुंभाल, भगवती प्रसाद पंथरी और भानु रोतेला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये कुछ गाथाएं दे रखी है मैंने। इसी के साथ साथ गढ़वाल प्रणय गाथाएं जीतू बगड़वाल, फ्यूजी, कुसुमा कोलिने आदि आपको देखने को मिल जाएंगी। गढ़वाल की प्रणय गाथाएं हैं। और गढ़वाली क्षेत्र में लोकोक्तियों को अरवाणा, परवाणा या किस्स तथा पहेलियों को आड़ या एड़ा कहा जाता है। और लोकवार्ता को पंडुली के नाम से जाना जाता है। मतलब जो लोककृतियाँ होती हैं उनको जो सुनाता है उसको पंडुली, पहेलियों को आड़ या एड़ा और लोकोक्तियों को अरवाणा या परवाणा या किस्स कहा जाता है। अब पूछ लिया कि अरवाणा परवाणा किस्स किसे कहा जाता है? लोकोक्तियों को, आड़ या एड़ा पहेलियों को और पंडुली लोकवार्ता को कहा जाता है। तो यह था हमारा वीडियो नंबर 1 भाषा साहित्य का हमने देखा। आगे इसके पार्ट नंबर 2 को जरूर देखिएगा और स्टे ट्यून फॉर द स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।